नेक्स्ट वन है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। तो एसी जनरेटर में क्या होता है ज़रा सोचें और फिर उसके बाद में लिखें। वही होता है जो तुमने हार्मोनिक वाली वोल्टेज बनाई थी। एसी जनरेटर में ध्यान देना, कॉइल रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, coil rotates in uniform magnetic field form voltage this voltage is alternating in nature। थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़िया करना है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़िया करना है तो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितनी वैल्यू की है, बी वैल्यू की है। इसमें एक कॉइल बना दी, ये कॉइल हो गया, ये कॉइल हो गया। अब ये रोटेट कर रही है, तो जब ये रोटेट कर रही है तो कितना फ्लक्स होगा, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स होगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो समय के साथ कौन बदलेगा, थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है। फिलहाल जो डायग्राम मैंने बनाया है उसका एरिया वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर ये है और बी आपका ये है, एरिया वेक्टर ये है। पर्टिकुलरली डायग्राम में देखें, एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90, और इसी एंगल को हम थीटा कहते थे। तो फिलहाल तो अभी थीटा 90 है, लेकिन अगले ही कुछ समय में जो कॉइल रोटेट करेगी तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा थीटा तो समय के साथ नंबर ऑफ टर्न बदलेंगे नहीं, वैल्यू ऑफ एरिया बदलेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में बदलेगी नहीं, थीटा बदलेगा। तो पूरी इक्वेशंस को समय के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए और समय के साथ जो बदलने वाले लोग हैं उनको केवल रखा जाए, बाकी सबको बाहर किया जाए। तो डी फाई बाई डी टी आया, जो लोग टाइम के साथ नहीं बदलेंगे उनको बाहर फेंक दीजिए, डी डी टी, और ये रहा कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे लिखा हो डी डी टी और यहाँ लिखा हो कॉस एक्स, तो बराबर होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये होता है। तो यहाँ पे आया डी फाई बाई डी टी एन बी ए, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में माइनस का साइन थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो ये देखो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा बन गया, डी फाई बाई डी टी, इस नेगेटिव को उधर भेज दिया, एन बी ए डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, और ये साइन थीटा। फैराडे जिंदाबाद, क्योंकि फैराडे ने कहा कि माइनस का डी फाई बाई डी टी क्या होता है, वोल्टेज। भाई फैराडे ने कहा कि जो माइनस का डी फाई बाई डी टी है दैट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये हो गया ई बराबर एन बी ए ओमेगा और साइन, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। क्यों लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट कर लो, डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी, अकेले डी थीटा का थीटा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा टी। ये लिखिए आ गया। इसी एन बी ए ओमेगा को बोलते थे ई नॉड साइन ओमेगा टी। याद आई कुछ बात, पुरानी वाली है कि नहीं। तो अगर एसी जनरेटर आता है तो समस्या नहीं है, तैयार है पहले से ही। अब आगे सुनो क्या बात है। ये जो वोल्टेज होगी वो यहां पर होगी, क्यों भाई, तो ये जो वोल्टेज होगी वो यहां पर होगी, इस जगह पर होगी,
और ये पूरी कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब पूरी कॉइल रोटेट कर रही है तो ये सपोज कर लो ये जो दोनों किनारे हैं ये मेरी ये फिंगर्स हैं, तो ये वोल्टेज तो यहां होगी और कॉइल रोटेट हो रही है तो ये रोटेट हो रही है। तो अगर तुमने इसके साथ में बल्ब जोड़ दिया तो जो कनेक्टिंग वायर हैं वो ऐंठ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए यहां से आगे एक सर्किट होता है और उस सर्किट का नाम है स्लिप रिंग। क्या नाम है? स्लिप रिंग। बनाने मत बैठ जाना, जो मैं कह रहा हूं उसको देखो, मैं लिखूंगा भी कि जो वोल्टेज यहां पर आई है, अगर मैं इस वायर को पंखे से जोड़ दूं, इस पॉइंट को पंखे से जोड़ दूं, इसको भी पंखे से जोड़ दूं, तो ये तो रोटेट कर रही है। तो जब ये रोटेट कर रही है तो पंखे से जुड़े हुए वायर क्या करेंगे? ऐंठ जाएंगे तो टूट जाएंगे। तो किनारों पर यानी कि कॉइल के किनारों पर जो वोल्टेज आती है उसको एक्सटर्नल सर्किट, स्लिप रिंग और ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस, ये केवल लिखना है, स्लिप रिंग और कार्बन के ब्रशेस की हेल्प से बाहर कर लिया जाता है और फिर उसमें वो मुड़ने उड़ने वाला कोई चक्कर नहीं रहता। तो यहां पर आप लिखेंगे एक पॉइंट लास्ट में कि दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर्म इन एक्सटर्नल सर्किट। भाई हमने कहा ये वोल्टेज मुझे पंखे को चाहिए, तो यानी इस वोल्टेज को पंखे तक पहुंचाना है, ये एक्सटर्नल में पंखा हो गया। इस वोल्टेज को हमें बल्ब को देना है, तो यानी इस वोल्टेज को बल्ब में पहुंचाना यानी एक्सटर्नल हो गया। तो दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर्म के बाद कॉमा लगाएं, इन एक्सटर्नल सर्किट बाय स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। और फिर जब आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इन ब्रशेस के बारे में पता चलता है और स्लिप रिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। ये जो यहां पर जो स्लिप रिंग होती है वो सेम ही होती है, बात को समझना और बड़े बच्चे बन जाना। जो स्लिप रिंग है वो सेम ही होती है, जैसे मान लो स्लिप रिंग ये है तो ये पूरी नहीं होती है, सेम ही होती है, आधा आधा। और जब मोटर की बात होती है पूरी होती है। जैसे मान लो एग्जाम में मोटर पे लिखने को आ गया तो मोटर पे सब कुछ यही लिखा जाएगा, सब कुछ यहां तक। लेकिन मोटर के केस में जो स्लिप रिंग्स होती है ना वो कंप्लीट सर्कल होती हैं, वो कंप्लीट सर्कल में होती हैं। और यहां पे जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो आधे में होती हैं, आधा सर्कल बनाती हैं। क्लियर? तो मोटर भी तैयार है एसी से और एसी जनरेटर भी तैयार है। मोटर की जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो सेम ही नहीं होती, जनरेटर की स्लिप रिंग कैसी होती है? क्लियर ये बात? तो ये है आपका एसी जनरेटर। अगर लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वन क्या है। ये मैंने बनाया L फॉर इंडक्टर, ये बनाया C और ये बनाया R, और ये है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रजिस्टर। इसकी अपनी ओम वैल्यू XL होती है, तो ये मत कहना कि ये ओमिक है ना, इसका रेजिस्टेंस अलग तरीके का रेजिस्टेंस है। ओमिक रेजिस्टेंस तो एक्चुअली वो रेजिस्टेंस होता है जिसने केवल खर्च किया है और नुकसान किया है, ठीक है ना। और इसका अपना रेजिस्टेंस XC होता है, इसका तो खैर R है ही। T समय पर करंट I है। अभी हम बाद में इस हेडिंग को और बेहतर बनाएंगे, अभी तो मैंने केवल एरो लगा दिया। तो हमने आपसे क्वेश्चन किया कि करंट इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट लिखो भाई। किसी इंस्टेंट में इस सर्किट में जो करंट है वो लिखो। आपने कहा बहुत आसान है, I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
वोल्टेज कौन सा, टोटल वाला, और रेजिस्टेंस भी कौन सा, टोटल वाला। तो वोल्टेज टोटल वाला क्या था, अंडर रूट V²R प्लस VL और VC होल स्क्वायर, और ये Z आ गया। टोटल रेजिस्टेंस को आपने यहां नाम दिया था इम्पीडेंस। अब हम पीछे पड़े हैं कि यार किसी तरह से ये करंट मैक्सिमम हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि फॉर I मैक्सिमा, तो फॉर I मैक्सिमा कैपिटल Z शुड बी मिनिमम। बोलो भाई, कैपिटल Z शुड बी मिनिमम, क्योंकि जैसे ये नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो I क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जरा कैपिटल Z के पास गए तो कैपिटल Z ने कहा भाई देखो हम तो ऐसे हैं, R² प्लस XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर, और XL बराबर क्या है, ओमेगा L, ओमेगा क्या है 2 पाई FL, और XC बराबर क्या है 1/ओमेगा C, यानी कि 1/2 पाई FC। ठीक, और R तो आप देख ही रहो, Z से कहा गया तो मिनिमम हो जाओ, ये तो बदलने वाला नहीं। जो ओमिक रेजिस्टेंस है कैपिटल R वो कहां बदलेगा, वो तो R बराबर होता है रो L बाई ए, रो L बाई ए रेजिस्टिविटी, L फॉर लेंथ और A फॉर एरिया। तो सर्किट में जो लगा है वही लगा रहेगा, या तो उसको निकालो काटो ये सब करो तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो Z को मिनिमम करना है तो केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम F को बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। जनरेटर के पास फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बराबर 2 पाई F फ्रीक्वेंसी, तो हम इस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू बन सकती है जिसके लिए XL और XC क्या हो जाए, बराबर। सोचो अगर ये XL और XC बराबर हो जाए तो R² के साथ में क्या जुड़ेगा, 0। बोलो, तो Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी ना। और अगर ये वाला ब्रैकेट 0 नहीं हुआ और R² के साथ कुछ जुड़ गया तो Z की वैल्यू मिनिमम तो हो नहीं पाएगी। तो इस लाइन को जरा देखो, Z शुड बी मिनिमम, और यहां पे जब हमने Z को लिखा तो R की वैल्यू तो जो है आपकी फिक्स है, वो तो बदलने वाली नहीं। XL में चेंजेस किए जा सकते हैं, XC में चेंजेस किए जा सकते हैं। नाउ थिंक द एक सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचो, ऐसी फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो कि उस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC आपस में क्या हो गए, बराबर। तो उस केस में ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया, 0। R² के साथ में क्या जुड़ेगा, 0, तो Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां पर आपने लिखा कि फॉर Z मिनिमम XL शुड बी इक्वल टू XC। अब XL ये है और XC ये है, तो जरा दोनों को बराबर कर लें भाई। पहले इनको बराबर करते हैं, तो XL बराबर XC, तो ये आया ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो ये आ गया ओमेगा बराबर 1/√LC। नाउ व्हाट इज ओमेगा, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस अल्टरनेटिंग सर्किट की वो कंडीशंस है जिस कंडीशंस पर सर्किट में जो करंट फ्लोइंग होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। नाउ रेजोनेंस टेक प्लेस की सिचुएशन क्या है, तो जब हम जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, अब देखो आप ध्यान से समझो, कैपिटल L निकल के आने वाली चीज है। तुमने कैपिटल L सॉलिनॉइड का भी निकाला था, तुमने कॉइल का भी निकाला था, तो कैपिटल L सर्किट में जो लगा है वो हमें पता होगा, और C हमको क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी हमें पता होगी। तो यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो 100% पता होने वाली चीज है। मान लेते हैं इस राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके 20 आ गया, तो हमने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को कितना सेट कर दिया, 20। ठीक है,
तो इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम होगी, और जो ये फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा इज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ को बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। अभी हमने किस में बात करी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। अगर हम इसको लेके चलते हैं भाई इस सिचुएशन को कि एक्स एल बराबर एक्स सी, तो एक्स एल की वैल्यू है 2 पाई एफ एल, एक्स सी की वैल्यू है 2 पाई एफ सी। देखो यहां से क्या आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। यहां से आ जाएगा एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। नाउ दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो सर्किट में काम करने वाला जो C है, C फॉर कैपेसिटी, वो हमें पता है, सपोज कर लो 10 फैरेड है। सर्किट में काम करने वाला जो इंडक्टर है वो भी हमें पता है, सपोज कर लो कि वो 5 हेनरी है। तो मुझे C और L पता है, जब मुझे C और L पता है तो ये राइट हैंड साइड 100% पता हो गई। सपोज कर लो सॉल्व होकर के आया 100, तो यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को कितना मेंटेन कर दें, 100। तो इस फ्रीक्वेंसी पर आपके उस पूरे के पूरे सर्किट का इम्पीडेंस कम हो जाएगा, इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे जब इस क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा डिस्कस रेजोनेंस केस या रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट के लिए रेजोनेंस का डिस्कशन करिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो अब डिस्कशन के लिए आपका आंसर ये हो गया, पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। उसके बाद जब आंसर हो जाएगा तो आप बताओगे रेजोनेंस इन LCR सर्किट का मतलब है करंट को किसी तरीके से अधिकतम करना है, मैक्सिमम करना है, उसके लिए इंपीडेंस को क्या किया गया, मिनिमम। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ना? तो जब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे तो फिर लास्ट में रिजल्ट में लिखना पड़ेगा कि एसी सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब है। आंसर आ चुका है, यहां पे खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर रेजोनेंस इन एसी सर्किट मीन्स, बोलो भाई, मीन्स करंट आई मैक्सिमा कैपिटल जेड यानी इंपीडेंस मिनिमा, मिनिमा। और ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का ये पहला पॉइंट आया। और फॉर आई मैक्सिमा और जेड मिनिमा जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जनरेटर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, वो कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज एफ आर। जनरेटर की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जनरेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, वो कहलाता है कॉल्ड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो निकल के वैल्यू आई है, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी आई है 1/LC, और एफ आर की वैल्यू कितनी आई है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये पूरे डिस्कशन का रिजल्ट आया। अच्छा, जब ये रेजोनेंस होगा उस समय बताओ सर्किट में पावर क्या होगा? जब ये रेजोनेंस होगा उस समय सर्किट में पावर क्या होगा? जब ये रेजोनेंस होगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, नया क्वेश्चन कि व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सर्किट पावर? P बराबर है VRMS IRMS cos का फाई, और cos फाई बराबर क्या है R/Z। cos फाई बराबर है R/Z। Z का मतलब क्या है R² XL²।
एक्स सी स्क्वायर। इन रेजोनेंस एक्स एल बराबर क्या है एक्स सी, तो कॉस फाई बराबर क्या हो गया आर बाई आर, ये तो खत्म हो गया, ये आ गया 1। तो रेजोनेंस की कंडीशन में एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस, और कॉस फाई की वैल्यू क्या है 1। तुमको दिखाई दिया कॉस फाई की वैल्यू 1 है, एक्सपर्ट को दिखाई दिया कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो एक्सपर्ट को ज्यादा अच्छे से दिखाई दिया, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जो कॉस की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो रेजोनेंस की कंडीशन